वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट जो आपकी अपनी क्लास है, आपका अपना चैनल है, उसमें एक बार फिर से आपका स्वागत है। और उत्तराखंड की हिस्ट्री के बाद जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, हम लोग उत्तराखंड के जिला अध्ययन पर अब आ चुके हैं। हमारी ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज रहेगी। ना तो मैंने इसको जिला दर्शन बोला है, ना ही जिला सीरीज बोला है। मैंने सिर्फ बोला जिले का अध्ययन करना है। जिले का अध्ययन, मैं इसको जिला भ्रमण भी कह सकता था, बट मैं अभी अध्ययन इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग, हमारा जो टारगेट है वो एग्जाम की तरफ टारगेट है। तो ठीक है, ये आज हमारा पहली क्लास होगी जिला अध्ययन में, और इसको हम देखेंगे देहरादून को पार्ट वन इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जो टारगेट है वो ना केवल क्लास को समझना है, और इसके साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल भी करना है। ठीक है, जैसे हम लोग आज स्टडी करेंगे, इस प्रकार से हम मैप के साथ स्टडी भी करेंगे। ठीक है, और देहरादून को समझेंगे भी, और फिर उसके बाद डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो डिटेल अध्ययन के साथ साथ हम कई पर्यटक क्षेत्रों का भ्रमण भी करेंगे। ये देखिए, कई पर्यटक क्षेत्रों का भ्रमण भी करेंगे, चित्रों के माध्यम से इनको हम समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मेरा जो तरीका है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो स्टडी करने का जो तरीका मैं फॉलो करने जा रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ के क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जलप्रपात लाइन से पढ़ लेंगे। 7-8 जलप्रपात होंगे वो पढ़ लेंगे, वहाँ के कुछ बुग्याल पढ़ लेंगे, वहाँ के कुछ मंदिर पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल पढ़ लेंगे। तो ये हमें याद कैसे हो रहे हैं, जब हम लाइन से इनको पढ़ते जा रहे हैं कि ये देहरादून में स्थित हैं, ये सारे मंदिर देहरादून में स्थित है। तो हमें याद कैसे होंगे ये मंदिर देहरादून में स्थित है, जब हम पहले ही कर चुके हैं कि देहरादून में स्थित प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ना है। तो ऑब्वियसली मंदिर वो सारे देहरादून में स्थित हो जाएंगे। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि ये मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे आपका ये जलप्रपात ही पूछ लिया, हम लाइन से कह रहे हैं कि हम पहले हेडिंग डाल दिया देहरादून के जलप्रपात। तो देहरादून के जलप्रपात लाइन से पढ़ रहे हैं, तो हमें याद कैसे होगा कि जलप्रपात है। इसका तरीका जो मैंने निकाला है, अगर आपको पसंद आएगा तो तरीका ये है, तरीका जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, हम देहरादून के प्रमुख पर्यटन स्थल घूमने के लिए निकल गए। ठीक है, अगर हम अपने घर से निकलते हैं किसी का जो घूमने के लिए, तो घूमने के लिए हम वहाँ के मंदिर भी जाएंगे, वहाँ के प्रमुख स्थल भी जाएंगे, गुफाएं भी जाएंगे, कुछ पार्क भी जाएंगे, कुछ जलप्रपात भी जाएंगे, और कुछ नेशनल पार्क भी शायद घूमने के लिए जाएंगे, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है वहाँ भी घूमेंगे, और एक होटल भी लेंगे, होटल के बाहर कुछ ऐसे दृश्य भी देखेंगे। तो इस तरीके से शायद मुझे लग रहा है आसान करना याद होगा, चीज़ें सारी कवर होंगी। पहले मैं उसको चीज़ों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट ऐसे करेंगे, इसका जो सामान्य परिचय हो जाएगा, उसके बाद क्षेत्रफल आदि हो जाएगा, फिर ये उसका गुजरने में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, मुख्य नदियाँ, मुख्य फसलें, खनिज पदार्थ, मुख्य मंदिर, जलप्रपात, इनको एक पर्यटन की दृष्टि से हम पढ़ते हुए जाएंगे। तो ठीक है, और साथ ही साथ हम ये स्टडी के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। कैसे, इससे इस तरीके से प्रत्येक दिन एक पार्ट खत्म करने के बाद हम इस प्रकार से इनको क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन करेंगे। मतलब आज की क्लास की बात कर रहा हूँ, हर क्लास में ऐसा ही करेंगे कि क्लास में पहला जो भाग होगा, जैसे मान चले 15 मिनट की क्लास है, तो पहले 7 मिनट हम स्टडी करेंगे, फिर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो जिससे इसके आपकी समझ विकसित होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा नया तरीका आपको पसंद आएगा। तो ठीक है, अब निकलते हैं देहरादून घूमने की तरफ। तो ठीक है, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी का चित्र यहाँ पे लगाया हुआ है, इसका मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, जहाँ पे ऑफिसर्स का ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर होती है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है। पहली चीज़ तो आपको ये समझ आ गई। अब देहरादून के बारे में जानते हैं। ये उत्तराखंड का एक जिला है। ठीक है, पहले ये मेरठ मंडल में शामिल था जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था। ठीक है, तो उत्तराखंड का एक सबसे पश्चिमी जिला आप इसको कह सकते हो। ठीक हो जाएगा। और इसके जो उत्तर में है, उत्तर में आपका क्या मिलता है, हमें काशी, उत्तरकाशी मिलता है। ठीक है, इसके जस्ट आपको दक्षिण में हरिद्वार देखेगा। ठीक है, और इसके अगर पूर्व में देखेंगे तो टिहरी गढ़वाल आता है, और अगर इसके पश्चिम में देखेंगे, इसके पश्चिम में देखेंगे तो कुछ सीमा उत्तर प्रदेश की आती है, और थोड़ी सी सीमा इसकी टच करती है हिमाचल के साथ में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस मैप को छोटे से मैप में लेकर चलते हैं, ये हमारा देहरादून का मैप हो जाता है। ठीक है, तो देहरादून के मैप के बारे में आपको जानकारी हो गई है। तो इस तरीके से देहरादून का मैप है हमारे सामने। अच्छा, देहरादून के मैप को अगर देखें तो ये जो ऊपरी वाला क्षेत्र हो गया, ब्रजनाथ बस्ती बोलते हैं। ठीक है, टियानी बोलते हैं, चक्राता, कालसी। ठीक है, और सेंटर में देहरादून सिटी, विकासनगर आदि हो गया। और इस प्रकार इस जो आपका ये दक्षिणी क्षेत्र है, इसका दक्षिणी क्षेत्र हो जाता है। दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पर ऋषिकेश का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई। अब इसके तरफ कुछ बढ़ जाते हैं, इसके कुछ किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई, इसका इतिहास की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतिहास स्टार्ट करते हैं। देखिए, देहरादून जो पहले था वो था मेरठ मंडल के अंतर्गत था। ठीक है,
और 1975 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेन मेन चीज़ें नोट करनी है जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टडी के लिए आपको पूरी की पूरी पीडीएफ आपको अलग से मिल जाती है। 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया और 9 दिसंबर 1998 को इसकी स्थापना करी। ये बेसिक जानकारी होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या था कि महाभारत काल में ये मान्यता थी कि वहाँ पे टपकेश्वर महादेव का मंदिर है। शिव जी महाराज का मंदिर है देहरादून में। वहाँ पर आचार्य द्रोण का आश्रम था, इसी कारण इसे द्रोण घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक तो ये मान्यता होगी। दूसरी मान्यता थी कि गुरु राम राय ने 1699 में यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया था और वहाँ पर डेरा डाला था। तो डेरा से इसका नाम देहरादून हो गया। डेरा मतलब कोई ऋषि या कोई संत आदमी कहीं व्यक्ति के रहने के लिए आते हैं, वहाँ पर रहने थे, तो वहाँ पे डेरा डालना बोलते हैं, तो डेरा से देहरादून हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ इनको कई आपको एक पुराना नाम भी बोला जाता है। इसको पुराणों में प्राचीन नाम बोला जाता है, पृथ्वीपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब निकलते हैं हम देहरादून को घूमने की तरफ, ठीक है। घूमने की तरफ निकलते हैं और सब घूमने की तरफ मैं पर्यटन स्थल में हर चीज़ को कवर करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको मंदिर की लिस्ट नहीं बताऊंगा, ना ही जलप्रपात की लिस्ट बताऊंगा। जो जो चीज़ें हम घूमने की तरफ जाते हैं तो वो उस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप घूमने के लिए जाते हैं, आप मान के चलिए अब मेरे साथ आप घूमने की यात्रा पर निकल चुके हैं, देहरादून की यात्रा पर, और अपने परिवार के साथ जा रहे हैं और कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जब घूमने के लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप होटल बुक करेंगे, तो आप होटल बुक कर लीजिए। होटल बुक करने का काम आपका है, बाकी काम मेरा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं मैं एक गुच्चू पानी नामक जगह पर एक रॉबर केव नाम से स्थित है, रॉबर गुफा भी जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो जब ये अंग्रेजों का कार्यकाल था उस समय यहाँ पर चोर डकैत आदि छुपने का काम भी करते थे और इसी के नाम से इसे रॉबर गुफा भी कहा जाता है, ठीक है। ये चित्र कितना सुंदर चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रॉबर गुफा है, ठीक है। और ये जो रॉबर गुफा है 600 मीटर लंबी गुफा है और इसे कई बहुत अच्छे सुंदर जंगल से आच्छादित गुफा है और ये घूमने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो आपको याद हो गया रॉबर गुफा है, कभी नहीं भूलेंगे देहरादून से। तो ये हो गया कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। आगे देखते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मालसी डियर पार्क। अब देखिए अगर मैं आपको लाइन से पार्क बताता तो मुश्किल था, हो सकता है कि आपको याद ना हो, लेकिन मालसी डियर पार्क मतलब एक हिरन के संबंधित बहुत सुंदर पार्क है। देखिए कितने सुंदर यहाँ पे हिरन है। एक बहुत ही आपको यहाँ पर बेहद खूबसूरत वन्यजीव पार्क है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एक महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि यह छोटा सा पार्क बच्चों व परिवार के संग घूमने के लिए शहर के पास ही अच्छा विकल्प है, ठीक है। और ये मालसी डियर पार्क चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और ये इसके बारे में जानकारी है। और मालसी डियर पार्क में पक्षी अन्य जानवरों को एक पिंजरे में रखा जाता है, वो आप नॉर्मल बातें जानते हैं। ये मालसी डियर पार्क का चित्र हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एक आपको अब देखिए, अब मैंने तीसरी चीज क्या ऐड कर दी है यहाँ पर कि जलप्रपात, ठीक है। आप पहले गुफा गए, उसके बाद पार्क गए, फिर एक जलप्रपात में नहाने चले गए। इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करिए। सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है। सहस्त्र मतलब कई सौ झरने वाला जलप्रपात एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। और इसके में एक खास बात है, इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखनी। इसमें गंधक जल वाला यह प्राकृतिक स्थल है, ठीक है। गंधक से हमारे शरीर की कई सारी बीमारियां दूर होती हैं, जैसे त्वचा रोग आदि से मुक्ति मिलती है यहाँ पे नहाने से, ये माना जाता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसको परिमाणित करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अब थोड़ा सा घूमते घूमते कुछ पढ़िए कि ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है। बाल्दी नदी के तट पर स्थित है। इतनी जानकारी काफ़ी है, ठीक है। और फिर हम इससे अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं नेशनल पार्क की तरफ, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं उनमें से एक है राजा, और ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने वन्यजीव अभ्यारण्य है या जैव मंडल क्षेत्र है, उनके अलग से हम करेंगे, लेकिन अभी ये आया है तो ये दो चीज़ें इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सन 1983 में स्थापना हुई थी और 820 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और साथ ही साथ सी राजा गोपालाचारी जी जो थे हमारे, इनके इनके ही नामकरण से इनका नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया है, ठीक है। ओके, तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध आपको बताते हैं। इसके बाद इसमें 1313 प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं और ये नॉर्मल जानकारी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य जी के नाम पर इनका नाम रखा गया है और इसका मुख्यालय देहरादून में। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। गुच्चू रोवर के पढ़ लिया है, मालसी डियर पार्क पढ़ लिया है हम लोगों ने, ठीक है। और सहस्त्रधारा जलप्रपात भी पढ़ लिया, साथ ही साथ हमने राजाजी नेशनल पार्क को भी देख लिया। अब ये चारों चीज़ें हम अलग से आपको पूछेंगे ना कि इनमें से कौन सा देहरादून में स्थित है या इनमें से कौन सा देहरादून में स्थित नहीं है, तो आप आराम से बता देंगे, ठीक है।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये तरीका आपको पसंद आएगा। अभी तक आपने जिला दर्शन सीरीज पढ़ी होगी नो डाउट, बहुत अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ा होगा, उसमें कोई शक नहीं है, परंतु इस तरीके से अगर पढ़ के देखी, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगा। अब एक चीज़ और देखते हैं, मसूरी। बहुत ही सुंदर प्रदेश है मसूरी। एक समझ लीजिए कि अगर उत्तराखंड का कुमाऊं वाला भाग में नैनीताल है, तो आपके गढ़वाल वाले भाग में मसूरी को आप एक दूसरे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऊंची ऊंची पहाड़ी से घिरी है, और सबसे बड़ी बात, यह शिवालिक पहाड़ियों को में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और अंग्रेजों को बड़ा ये बहुत ज़्यादा पसंद था ये वह स्थान, ठीक है। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने फिर भारत के महाराजाओं को अपनी खूबसूरती में आकर्षित किया, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें मसूरी के बारे में बहुत ज़्यादा आप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हमारे लाल बहादुर एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी स्थित है, जहाँ पर भारत के जो आईएएस अफसर होते हैं उनकी ट्रेनिंग चलती है, आपको जानकारी होनी चाहिए। और एक दुर्लभ विंटर लाइन नाम से घटना होती है। दुर्लभ विंटर लाइन क्या होती है, जब सूर्य छिपता है ना, सूर्य छिपता है तो क्या होता है कि छुपते के टाइम में एक नेचुरल फिनोमेना होता है, जिसमें अगर सूर्य अस्त हो रहा तो एक सूर्य की लालिमा एक पट्टी की तरह, लाल पट्टी की तरह दिखाई देती है, जिस प्रकार आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। इसे आप विंटर लाइन कहते हैं, ठीक है। ये आपको मसूरी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो विंटर लाइन की घटना कहाँ होती है अगर पूछा जाता है, तो वो मसूरी में होती है, ठीक हो जाएगा। और इसके जो आमतौर की घटना कहाँ कब होती है, दिसंबर जनवरी माह में नजर आती है। तो इससे हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसी में मसूरी में देखो, मसूरी का जो है ना, मसूरी आप समझ लीजिए कुछ भाग मसूरी का पड़ता है देहरादून में, कुछ भाग पड़ता है टिहरी में, ठीक है। तो ये कैंपटी फॉल जो होता है, कैंपटी फॉल यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सुंदर फॉल है। अगर आप यमुनोत्री मार्ग पर जाएंगे 15 किलोमीटर दूर पर, टिहरी जिले के अंतर्गत आता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये मसूरी का कुछ भाग देहरादून में आता है, कुछ भाग टिहरी में आता है, लेकिन जो कैंपटी फॉल अगर पूछा जाता है तो वो आता है आपके टिहरी जनपद के अंतर्गत। तो टिहरी जनपद में फिर से हम पढ़ लेंगे। तो लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी था, क्योंकि लोग मसूरी के नाम से जानते हैं टिहरी कैंपटी जलप्रपात को। तो जिस प्रकार से बहुत सुंदर, यहाँ पे लोग आराम से नहाने के लिए और उसके अपने जल क्रीड़ाओं के लिए जाते हैं। एक आप योग नगरी के नाम से सुना होगा, ऋषिकेश के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऋषिकेश। ऋषिकेश क्या क्या है कि यहाँ पे इसका महत्वपूर्ण नाम इसलिए है, यह ऋषि मुनियों की तप स्थली, आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही है, ठीक है। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रैभ्य मुनि द्वारा इस स्थान पर इंद्रियों को जीतकर ईश्वर को प्राप्त किया गया था। और इस स्थान का नाम ऋषिकेश, इंद्रियों का स्वामी विष्णु पड़ा था, ठीक है। उच्चारण दोष से अब इसे ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें हमारी पौराणिक मान्यता थी, ठीक है। और इसी के साथ कुछ और पौराणिक मान्यता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और ये जो जरूरी है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पौराणिक मान्यता के अनुसार ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या था, वो कुब्जा मकरब था, ठीक है। कुब्जा मर्क, ठीक है, कुब्जा मर्क था। तो ये भी आप इसे देख सकते हैं। दूसरी बात, विश्व की योग राजधानी की बात करें तो वो ऋषिकेश ही हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। योग, आयुर्वेद, हिंदू धर्म, अन्य आध्यात्मिक पहलुओं में रुचि रखने वाले लोगों की पसंदीदा जगह ऋषिकेश देहरादून का ही एक उपनगर है, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको ऋषिकेश से कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जोड़ना चाहता हूँ। पहला होता है राम झूला, ठीक है। राम झूला ब्रिज है। इसी राम झूला ब्रिज में आप अगर करंट से आप याद जोड़ना चाहेंगे, तो इसी राम झूला में एक ग्लास ब्रिज का भी उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है, ठीक है। तो राम झूला कहाँ पर स्थित है, तो ऋषिकेश में स्थित है। और इसका निर्माण वर्ष अगर पूछा जाता था 1986। अगर किसी कैंडिडेट की जन्म तिथि 1986 है, तो आप उससे याद करके चल सकते हैं। इसी के बगल में लगभग 2 किलोमीटर दूर पे एक लक्ष्मण झूला भी स्थित है, और मिलता झूला झूला स्थित है। तो आप देख सकते हैं, यात्री अक्सर लक्ष्मण झूला को राम झूला मानने की गलती करते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वो राम झूला ही हो जाएगा। इसी प्रकार एक मुनि की रेती बहुत ही पर्यटन स्थल, फेमस पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो ये देखिए, योग, ध्यान, संस्कृत, उच्च तकनीकी शिक्षा का केंद्र हो सकता है, आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके में एक बहुत ही विदेशी पर्यटक आते हैं। एक पर्यटन स्थल है मुनि की रेती, आपको इसको समझना होगा, ठीक है। दिव्या जीवन संघ, कैलाश आश्रम, विट्ठल आश्रम, ओंकार आनंद आश्रम स्थान यहाँ पर स्थित है मुनि की रेती में, ठीक हो जाएगा। अब देखते एक और है यहाँ पे स्थान है, 84 कुटिया। 84 कुटिया क्या था, ये आप चित्र से समझ सकते हैं। प्राचीन एक योग का केंद्र था, ठीक है। बहुत ही सुंदर एक प्राचीन का योग का केंद्र था। इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर चित्र। अगर आप यहाँ पे घूमने जाते हैं तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, 84 कुटिया आसन कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देहरादून, हरिद्वार, चंपावत या फिर टिहरी गढ़वाल। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा देहरादून। तो लेकिन इसको आजकल राजाजी टाइगर रिजर्व के नेचर के सेंटर में विकसित किया गया है क्या, बेसिकली ये पूर्व में प्राचीन योग विद्या का केंद्र रहा है, ठीक है। एक बीटल्स थे, ठीक है। बीटल्स हमारे बहुत ही अच्छे दार्शनिक थे। उन्होंने भी यहाँ पर प्रसिद्ध लोगों से योग ध्यान सीखा था। बहुत सुंदर चित्र आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें कुछ चित्र ऐड किए गए, इनको भी आप समझ सकते हैं। अगर घूमने के से जाएंगे आप, तो ये बहुत ही सुंदर प्रदेश दिखता है।
और देखिए अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपको 84 कुटिया का द्वार भी दिखेगा, ठीक है, द्वार भी दिखेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें हैं। महेश योगिनी आश्रम की स्थापना 1961 से में 7.5 हेक्टेयर वन भूमि में करी थी। यहाँ बीटल सहित कई प्रसिद्ध लोगों ने ध्यान सीखा। वर्तमान में राजाजी टारगेट रिजर्व के नेचर के रूप में इसे विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी जो यहाँ पे बतानी आवश्यक थी। तो ठीक है, लगभग 15 मिनट का समय हो चुका है। आज एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन अब हम चीज़ों को कवर करेंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो हमसे बनाने की आवश्यकता होती है हर सेशन में, जो मेरा टारगेट है। और आप कोई भी चिंता नहीं करेंगे, जिला अध्ययन में कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। एक एक चीज़ हम देखेंगे, हम मंदिरों को भी देखेंगे, पर्यटन स्थल को भी देखेंगे, और प्रमुख आपके जो वहाँ पर इस विश्वविद्यालय उनको भी देखेंगे। हर एक चीज़ कवर करेंगे, चाहे कितनी वीडियो हो जाए। और साथ में एक ब्लैंक मैप जो रखा हुआ, ये हम नदी तंत्र पढ़ने के लिए करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज मैं कुछ क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। क्वेश्चन के बिना हमारा कोई भी स्टडी अधूरी है, ये मेरा मानना है, ठीक है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम जरूर करेंगे। जिस एक्चुअली थोड़ा आज का समय इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि मुझे पहले तरीका बताना था कि हम जिला दर्शन अध्ययन कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो मैंने आपको तरीका बताया और उस तरीकों को हम सारे जिलों में फॉलो करने वाले हैं। स्टडी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, स्टडी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मतलब हर पार्ट में। अगर देहरादून अगर 4 पार्ट में भी कवर होता है, 5 पार्ट में कवर होता है, कवर हम सब कुछ करेंगे और साथ ही क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, इतिहासकार किस जनपद का नाम पृथ्वीपुर बताते हैं, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है और हमने इसको कवर भी किया है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इतिहासकार किसको मानते हैं? देहरादून को मानते हैं। अगला क्वेश्चन, गोरखा एवं प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध हुआ था। ये हम कवर करेंगे, अभी कवर किया नहीं है, ठीक है। तो ये खुड़बुड़ा का मैदान कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। और जो डेट थी ये थी 14 मई 1804 में इसका युद्ध हुआ था, ठीक है। देहरादून जनपद कब तक गोरखा शासन के अधीन रहा, ठीक है। तो वही है, जब तक गोरखाओं का शासन था, 1803 से 1812 तक। अगला देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है? देहरादून की स्थापना, सत्य कथन को हमने देखना है। देहरादून की स्थापना 1817 बिल्कुल सही है। देहरादून को गढ़वाल मंडल में 1975 में शामिल किया, ये हमने पढ़ चुके हैं। जिले के रूप में देहरादून 1871 में प्रकाशित हुआ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उपयुक्त सारे के सारे कथन सही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देहरादून को किस वर्ष गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया, ठीक है। तो देहरादून को जो 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। देहरादून नगर पालिका गठन कब हुआ था? तो नगर पालिका गठन तो बहुत पहले हो चुका था, 1867 में, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था। लीची नगर एवं सैनिक नगर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सैनिक हमारे देहरादून जिले से भर्ती होते हैं, फौज में अपनी सेवाएं देती हैं, और लीचियों का बहुत उत्पादन होता है देहरादून में, ठीक है। तो हम देहरादून पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका आंसर देहरादून हो जाएगा। देहरादून जनपद को नगर निगम का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1998 में तो प्राप्त हुआ, ये तो हमें जानते हैं, लेकिन डेट जो पूछी जाती है एग्जाम में वो है 9 दिसंबर 1998, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्य का पश्चिमी सबसे जनपद कौन है? तो मैंने आपको पहले बताया, राज्य का सबसे पश्चिमी जनपद देहरादून हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में देहरादून जनपद की सीमा किन राज्यों से लगती है, ठीक है। तो ये तो राज्य पूछे गए, हो सकता है जनपद भी पूछे, वो अगले क्वेश्चन में शायद पूछा ही हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। निम्न में कौन से 4 जनपद जिनकी सीमाएं देहरादून से लगती हैं? तो ये आपको चारों जो दिख रहे हैं ना, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, आपको बता चुका हूं, इनके सब की सीमाएं लगती हैं किसके साथ? देहरादून के साथ लगती हैं, ठीक है। दून क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। तो दून क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का जो होता है 200 से 250 सेंटीमीटर तक। राज्य का सबसे बड़ा दून या द्वार 75 किलोमीटर लंबा कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में ही ये स्थित हो जाएगा, ठीक है। फल वैली, और सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कौन सी है? तो देहरादून स्थायी राजधानी तो है नहीं, ये देहरादून ही हो जाएगा स्थायी राजधानी। फन वैली कहाँ पर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फन वैली कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये देहरादून में ही स्थित हो जाएगा, ओके। देहरादून जनपद में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो देहरादून में आपके 10 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है। और एक में आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, चक्राता वाला, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। देहरादून विधानसभा क्षेत्र के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र, ये हम पढ़ेंगे, आप इसकी चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। चक्राता विधानसभा, अनुसूचित जाति, ये बिल्कुल दोनों के दोनों युग्म सही सुमेलित हैं। भूकंपी जोन की दृष्टि से देहरादून जनपद किस संवेदनशील जोन में आता है, ठीक है। तो कौन से जोन में आता है? तो यह आता है जोन 4 में। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए राज्य में स्टेशन स्थापित किए गए हैं। कहाँ पर स्थापित किए गए? देहरादून में भी स्थापित किया गया है, टिहरी में भी स्थापित किया गया है, गरुड़गंगा चमोली में स्थापित किया है, ये सभी स्थानों पर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आज मैं ये 20वें प्रश्न को, आज का अंतिम प्रश्न लेके चलता हूँ, ठीक है। और देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है। शिवालिक श्रेणी किस दर्रे के माध्यम से अंग्रेजी सेना ने देहरादून खलंगा किले पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो कौन सा दर्रा था? इंपॉर्टेंट है,
खलंगा का युद्ध गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ये आप जानते हैं, ठीक है। और कर्नल जिलेस्सी किस युद्ध में मारे गए थे, ये भी आपको जानकारी होगी, ये हम पढ़ेंगे अगर जानकारी नहीं है। हम लोग उत्तराखंड के इतिहास में सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो मोहन दर्रा और तिमली दर्रा, इन दोनों से ही इन खलंगा किले पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला पार्ट देहरादून जिला अध्ययन से। तो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम कुछ प्रमुख मंदिर भी देखेंगे और अन्य पर्यटन स्थल भी घूम के आएंगे। ये गुफाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इस पढ़ेंगे। ठीक है, छूटेगा कुछ भी नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और साथ ही साथ हर पार्ट में हम क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। स्टार्टिंग थोड़ा समय ले लिया क्योंकि हमें तरीका बताना था, तो ठीक है, कल इससे और स्पीड पकड़ेंगे और ज़्यादा जानकारी को जुटाने के प्रयास करेंगे। प्रश्नों के साथ में प्रश्न भी सारे कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं, देहरादून जनपद से ही, सिर्फ देहरादून जनपद से ही लगभग हम 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्टडी के बाद और सारे प्रश्नों करने के बाद आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो एक स्माइल के साथ आपसे विदा लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप पढ़ते रहिए। आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।